हर रोज ना ऐप स्टोर्स पर हजारों नए ऐप्स पब्लिश होते हैं और आंकड़े बताते हैं कि उनमें से 90% से ज्यादा तो पहले ही महीने में दम तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही डराने वाला नंबर है। ना? और ये ऐप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि इनकी कोडिंग खराब थी या इनमें कोई बग्स थे। तो फिर असली वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ये एक ऐसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो असल दुनिया में किसी को परेशान ही नहीं कर रही होती। मतलब किसी ने बिना सोचे समझे लाखों रुपए और महीनों का समय सिर्फ एक आइडिया पर लगा दिया। सही बात है, बिना रिसर्च के। बिल्कुल। और इसी भयानक गलती से बचने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प YouTube वीडियो का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इस वीडियो का शीर्षक है स्टॉप बिल्डिंग एप्स अंटिल यू वॉच दिस। और ये बिगिनर्स गाइड 2026 है। हाँ, इट्स AI लैब नाम के चैनल ने इसे पब्लिश किया है। मैंने भी देखा है इसे। तो इस पूरे विश्लेषण का जो हमारा मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे एक ऐप आइडिया को कागज से निकालकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया में हर उस जाल से बचा जाए जो नए प्रोजेक्ट्स को निगल जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत को देखकर मेरे दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर उभरी ना, वो ये थी कि बिना ये परखे ऐप बनाना कि किसी को इसकी जरूरत है भी या नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शानदार दावत की तैयारी करना। मतलब 56 भोग बनाना बिना ये जाने कि जिन मेहमानों को बुलाया जा रहा है उन्हें असल में भूख लगी भी है या नहीं। अरे वाह, ये दावत वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन इसमें ना एक और परत जोड़नी होगी हमें। बात सिर्फ भूख की नहीं है, बात ये भी है कि मेहमानों को क्या खाने की आदत है। सही कहा। मतलब उनकी पसंद क्या है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें ना, तो इस पूरे रोड मैप का आधार ही ये कड़वा सच है कि टेक की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा इंट्यूशन या गट फीलिंग होती है। हाँ, वो जो अंदर से आवाज आती है कि मेरा आइडिया बेस्ट है। वही, फाउंडर्स अक्सर अपने ही आइडिया के प्यार में पड़ जाते हैं। जब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो दिमाग एक इल्यूजन, मतलब एक भ्रम पैदा करता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है। और क्योंकि वो आइडिया उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है तो वो मान लेता है कि पूरी दुनिया भी इसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाएगी। एकदम सही। ये वीडियो शुरुआत में ही इस भ्रम पर पानी फेर देता है और एक बहुत ही कठोर नियम लागू करता है। वो नियम ये है कि कोई भी काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक मार्केट खुद चीख चीख कर उस प्रोडक्ट की मांग ना करे। और यहीं से उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसे आइडिया का वैलिडेशन कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। वो क्या? वीडियो में साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि इस शुरुआती फेज में किसी भी डेवलपर को एक भी लाइन कोड नहीं लिखना चाहिए। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि ऐप बनाने का सपना देखने वाले को शुरुआत में अपने कीबोर्ड से पूरी तरह दूर रहना चाहिए? हाँ, सच में दूर रहना चाहिए। लेकिन यार, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि गहरे पानी में गोता लगाने से पहले सिर्फ पैर का अंगूठा डालकर पानी का तापमान चेक किया जा रहा हो। बिना कोई प्रोटोटाइप या बेसिक स्ट्रक्चर बनाए कोई यूजर ये कैसे बताएगा कि उसे प्रोडक्ट चाहिए या नहीं? देखिए, प्रोटोटाइप बनाना ना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है, और यही वो जाल है जिससे बचना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैलिडेशन का मतलब प्रोडक्ट को टेस्ट करना नहीं है। तो फिर किसे टेस्ट करना है? उस समस्या को टेस्ट करना है जिसे सुलझाने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए 3 Ws और 1 H का एक बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क पेश किया गया है। मतलब वाई, हु, व्हाट और हाउ। अच्छा, तो सबसे पहले वाई आता है, यानी कोई ऐप क्यों बनना चाहिए? बिल्कुल, और इसके लिए 5 Whys तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये तकनीक किसी भी समस्या की सतह से शुरू होकर उसकी असली जड़ तक पहुंचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस 5 वाइज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये असल में काम कैसे करता है? कोई उदाहरण है क्या? हाँ ना, मान लीजिए कोई एक ऐसा ऐप बनाना चाहता है जो लोगों को नजदीकी जिम खोजने में मदद करे। ठीक है, एक जिम फाइंडर ऐप। तो पहला सवाल होगा क्यों? जवाब मिलेगा क्योंकि लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं। ओके, दूसरा सवाल क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आसपास के जिम की जानकारी नहीं है। फिर तीसरा सवाल क्यों? क्योंकि गूगल सर्च पर सिर्फ बड़े और महंगे जिम दिखते हैं, लोकल वाले नहीं। अच्छा, फिर चौथा सवाल, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकल जिम की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। और पांचवा सवाल, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों नहीं है? क्योंकि लोकल जिम मालिकों के पास मार्केटिंग का बजट और तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब देखिए, शुरुआत हुई थी यूजर्स के लिए जिम खोजने वाले ऐप से। ओहो, लेकिन 5 वाइज के बाद असली समस्या ये निकली कि लोकल जिम मालिकों को एक आसान मार्केटिंग टूल चाहिए। बिल्कुल, असली ग्राहक जिम जाने वाला नहीं बल्कि जिम का मालिक है।
ये होती है समस्या की जड़ तक पहुंचना। यार ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जो चीज बाहर से यूजर की समस्या लग रही थी वो असल में बिजनेस की समस्या निकली, और इसी से मतलब टारगेट ऑडियंस वाला हिस्सा जुड़ता है। हाँ, और इस वीडियो में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है ऑडियंस को लेकर कौन सी चेतावनी? कि अगर कोई फाउंडर ये कहता है कि उसका ऐप 18 से 45 साल के सभी लोगों के लिए है, तो वो असल में अपने ही प्रोजेक्ट की कब्र खोद रहा है। मतलब सबको टारगेट करने का मतलब है किसी को भी टारगेट ना करना। एक स्पेसिफिक यूजर पर्सोना होना ही चाहिए। एकदम। और जब ये तय हो जाए कि वो कौन है, तो अगला कदम है उन्हें ढूंढना। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए किसी महंगी मार्केटिंग एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ ढूंढे उन्हें? गूगल ट्रेंड्स, रेडिट के सबरेडिट्स, कोरा के सवाल और ट्विटर जैसी जगह ना असल में सोने की खान है। हाँ, मैंने भी देखा है कि लोग ट्विटर पर बहुत शिकायतें करते हैं। बिल्कुल। जब लोग ऑनलाइन किसी चीज के बारे में लंबी चौड़ी शिकायतें लिख रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो वे असल में मार्केट में मौजूद एक बहुत बड़ी खाई, मतलब गैप की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों का एक समूह मिल जाए जो रोजमर्रा की किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो समझ लीजिए कि एक वैलिडेटेड समस्या मिल गई है। सही कहा आपने। लेकिन समस्या तो मिल गई, पर क्या लोग उस समस्या को सुलझाने के लिए सच में तैयार हैं? इसे टेस्ट करने का जो तरीका इस गाइड में बताया गया है वो मुझे बहुत ही स्मार्ट लगा। हाँ, वो लैंडिंग पेज वाला तरीका ना। बिल्कुल, बिना कोई ऐप बनाए सिर्फ एक साधारण सा लैंडिंग पेज बनाना और एक छोटी सी एड कैंपेन चलाना। उस लैंडिंग पेज पर सिर्फ ये लिखा होता है कि ये ऐप क्या करेगा, और नीचे एक वेट लिस्ट में शामिल हो या ईमेल देगा बटन होता है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प नियम बताया गया है, 30% कन्वर्जन रेट का नियम। हाँ, मतलब अगर 100 लोग उस पेज पर आ रहे हैं तो कम से कम 30 लोगों को अपनी ईमेल आईडी देनी चाहिए। 30% का यह आंकड़ा सुनने में शायद थोड़ा मनमाना या आर्बिट्ररी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोविज्ञान है। वो कैसे? आज के समय में ना लोग अपनी ईमेल आईडी या पर्सनल जानकारी बहुत बचा कर रखते हैं। कोई भी अपने इनबॉक्स में फालतू स्पैम नहीं चाहता। सच बात है। मैं खुद किसी को जल्दी अपना ईमेल नहीं देता। तो अगर कोई व्यक्ति अपना ईमेल दे रहा है, तो वो एक तरह से एक डिजिटल करेंसी खर्च कर रहा है। वो चिल्लाकर कह रहा है कि ये समस्या मुझे इतनी परेशान कर रही है कि मैं समाधान के लिए इंतजार करने को तैयार हूँ। क्या बात है। और अगर कन्वर्जन सिर्फ 5 या 10% है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है कि लोग इसके लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करने का कष्ट उठाएं। बिल्कुल। और सिर्फ नंबर्स पर निर्भर रहना भी काफी नहीं है ना। हाँ, वीडियो में लैंडिंग पेज के साथ साथ 20 लोगों से आमने सामने बात करने और 200 लोगों का ऑनलाइन सर्वे करने की बात भी कही गई है। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। नंबर्स यानी सर्वे हमें ये बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो 20 लोगों से आमने सामने की बातचीत है ना, वो बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चेहरे के हाव भाव और उनकी आवाज की झुंझलाहट बताती है कि वो दर्द असल में कितना गहरा है। और यही वो जगह है जहां डेटा और इंसानी भावनाओं का मिलन होता है। सर्वे से पता चलेगा कि 80% लोग किसी खास काम में अटकते हैं। लेकिन जब कोई फाउंडर किसी यूजर के सामने बैठकर उसे वो काम करते हुए देखता है ना, तब समझ आता है कि वो फ्रस्ट्रेशन असल में महसूस कैसी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लैंडिंग पेज पर 30% कन्वर्जन आ गया, वेट लिस्ट में हजारों ईमेल भी आ गए। चलिए मान लिया। और लोगों से बातचीत में भी ये साबित हो गया कि वे इस समाधान के लिए बेताब हैं। तो क्या अब कोडिंग टीम को हरी झंडी दे दी जाए? यहीं पर तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पटरी से उतर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना ये जाने के जीत कैसी दिखेगी, दौड़ना बेवकूफ़ी है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अक्सर लोग ऐप के रंग, लोगों के डिज़ाइन और एनिमेशन में उलझ जाते हैं। हाँ, बहुत आम बात है ये। लेकिन बिजनेस की असली सेहत का राज कुछ और ही मैट्रिक्स में छिपा होता है। सफलता को परिभाषित करना सबसे जरूरी है। और सफलता को नापने के लिए ना 2 अलग-अलग पैमाने सेट करने होते हैं। पहला पैमाना है ऐप लेवल मैट्रिक्स। ये वो बुनियादी चीजें हैं ना, जैसे ऐप का लोड टाइम क्या है, हाँ, क्या वो 3 सेकंड के अंदर खुल रहा है, क्रैश रेट क्या है, हाँ, और सबसे जरूरी रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट मतलब अगर आज 100 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया तो 1 हफ्ते बाद उनमें से कितने लोग उसे दोबारा खोल रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर 1 हफ्ते बाद सिर्फ 5 लोग बचते हैं, तो चाहे ऐप दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो एक फेल्ड प्रोडक्ट है। और ये तो सिर्फ पहला स्तर हुआ। जो असली खेल है वो दूसरे स्तर पर खेला जाता है, जिसे बिजनेस लेवल मैट्रिक्स कहा गया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें डेली एक्टिव यूजर्स यानी DAU, मंथली रेवेन्यू और एक बहुत ही खौफनाक शब्द शामिल है, चर्न रेट।
उफ, चर्न रेट, ये तो किसी भी टेक बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, इसे ना एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बाल्टी है जिसमें एक छेद है, ऊपर से नल चालू है और बाल्टी में पानी भर रहा है। तो ये नल मार्केटिंग और नए यूजर्स को लाने का तरीका हुआ, है ना? बिल्कुल, लेकिन जो पानी नीचे छेद से बह रहा है वो चर्न रेट है, यानी वो यूजर्स जो ऐप को डिलीट करके जा रहे हैं। ओह, तो अगर नए यूजर्स लाने की लागत उस पैसे से ज्यादा है जो एक यूजर ऐप पे खर्च कर रहा है और ऊपर से यूजर्स लगातार ऐप छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बिजनेस बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा। इसी छेद को बंद करने और पानी को बनाए रखने की रणनीति मोनेटाइजेशन यानी पैसे कमाने के तरीके से जुड़ी है। और इस गाइड में एक बहुत ही अहम बात कही गई है इस बारे में। वो ये कि ऐप को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलाना है या फ्रीमियम मॉडल पर, इसका फैसला फाउंडर को अपनी पसंद से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और ये देखकर भी नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये पूरी तरह से यूजर के व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ यूजर की आदतों को समझना ही असली विज्ञान है। हाँ, मोनेटाइजेशन का तरीका ऐप की यूटिलिटी से तय होता है। अगर कोई ऐप ऐसा है जिसे यूजर की रोजमर्रा की आदत बनना है, जैसे कोई मेडिटेशन ऐप या रोजाना का टू डू लिस्ट ट्रैकर, हाँ, तो वहाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी मंथली या ईयरली फीस बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यूजर को हर दिन उस ऐप से वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर कोई ऐप ऐसा है जिसका इस्तेमाल महीने में एक बार या कभी कभार होता है, जैसे कोई टैक्स कैलकुलेट करने वाला टूल या कोई फोटो एडिटिंग फिल्टर, तो वहाँ फ्रीमियम मॉडल या पे पर यूज मॉडल ज्यादा सफल होता है। सोच के देखिए, अगर कभी कभार इस्तेमाल होने वाले ऐप पर मंथली सब्सक्रिप्शन लगा दिया जाए तो यूजर 1 महीने बाद ही उसे कैंसिल कर देगा ना। बिल्कुल सही बात है। खैर, लक्ष्य तय हो गए, मैट्रिक्स सेट हो गए और बिजनेस मॉडल भी फाइनल हो गया। अब क्या? अब फाइनल यूज स्टेज पर आते हैं जहां कोड लिखा जाएगा, यानी बिल्डिंग की बारी। लेकिन यहाँ भी ये गाइडबुक एक बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाती है। वो क्या है? इस स्टेज पर सारा फोकस खुद को सीमित रखने पर होना चाहिए, जिसे टेक की दुनिया में MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है। हाँ, MVP। इसका गोल्डन रूल बहुत सीधा है, जो भी दिमाग में चल रहा है उससे कम बनाइए। आपका MVP ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक मुख्य काम करे, पर उस काम में उसे कोई हरा ना सके। और इसे लागू करने के लिए ना मॉस्को MOSCOW मेथड का जिक्र किया गया है वीडियो में। हाँ, ये बिल्कुल किसी लंबी और मुश्किल ट्रिप के लिए सूटकेस पैक करने जैसा है। इस सूटकेस वाली एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार देते हैं, क्योंकि ये मॉस्को मेथड को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, बताइए। M का मतलब है मस्ट हैव। ये वो फीचर्स है जिनके बिना ऐप का कोई वजूद ही नहीं है। जैसे ट्रिप के लिए पासपोर्ट और जीवन रक्षक दवाइयाँ। बिल्कुल। फिर आता है S यानी शुड हैव। ये वो फीचर्स हैं जो यूजर के अनुभव को बेहतर बनाते हैं, लेकिन अगर लॉन्च के दिन ये ना भी हो तो ऐप काम करेगा। अच्छा। और C का मतलब क्या है? C का मतलब है कुड हैव। ये वो नाइस टू हैव फीचर्स हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे लगते हैं। जैसे वो एक्स्ट्रा जूते जिन्हें आप ट्रिप पर शायद ही कभी पहनेंगे। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में W है वोंट हैव, जिन पर अभी बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। समस्या ये है ना कि जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो टीम अक्सर कुड हैव फीचर्स को लेकर इतनी उत्साहित हो जाती है कि वे मुख्य काम ही भूल जाते हैं। हाँ, जैसे किसी चैटिंग ऐप में 3D एनिमेटेड स्टिकर्स बनाने में हफ्तों लगा देना, जबकि बेसिक मैसेज डिलीवर होने में ही 5 सेकंड लग रहे हों। और यही फीचर क्रीप कहलाता है, जो बड़े बड़े बजट्स को निगल जाता है। इसीलिए MVP का मतलब है सिर्फ मस्ट हैव पर फोकस करना। इसके अलावा जो टेक्निकल स्टैक चुना जा रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। वीडियो में TDD यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और CI/CD पाइपलाइन जैसी भारी भरकम तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाने की बात कही गई है। ये तकनीकी शब्द अक्सर नए लोगों को डरा देते हैं यार। अलर बिना किसी जार्गन के समझना हो कि ये TDD और CI/CD क्या बला है और ये इतने जरूरी क्यों है, तो इसे कैसे समझाएंगे आप? TDD को इस तरह समझिए जैसे परीक्षा देने से पहले ही आंसर शीट तैयार कर लेना। अच्छा, वो कैसे? TDD में उल्टा होता है। डेवलपर पहले एक ऑटोमेटेड टेस्ट लिखता है जो बताता है कि इस कोड को ये खास काम करना चाहिए। तो शुरुआत में तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि कोड लिखा ही नहीं गया है। बिल्कुल। फिर डेवलपर सिर्फ उतना ही कोड लिखता है जिससे वो टेस्ट पास हो जाए। ये तरीका स्पैगेटी कोड यानी उलझे हुए और खराब कोड को बनने से रोकता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। और CI/CD पाइपलाइन क्या है फिर? CI/CD एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट की तरह है। पुराने जमाने में नए फीचर्स को ऐप में डालना एक डरावना सपना होता था।
सर्वर डाउन हो जाते थे, रात के 2 बजे डेवलपर्स पसीना बहा रहे होते थे। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है। CI/CD इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देता है। जैसे ही कोई नया कोड लिखा जाता है, कन्वेयर बेल्ट उसे उठाती है, हजारों ऑटोमेटेड टेस्ट से गुजारती है, और अगर सब कुछ सही है तो चुपचाप उसे यूजर्स के फोन तक पहुंचा देती है, बिना किसी क्रैश या रुकावट के। बिल्कुल, ये स्पीड और क्वालिटी दोनों की गारंटी है। सच में, ये पूरी गेम को बदल देने वाला तरीका है। इसके साथ ही एक और चीज जिस पर पहले दिन से फोकस करने को कहा गया है, वो है इन ऐप एनालिटिक्स। ये बहुत जरूरी है। ऐप के अंदर ट्रैकिंग लगाना ताकि यूजर्स के हर कदम को समझा जा सके। अगर कोई बिना एनालिटिक्स के ऐप लॉन्च करता है तो वो एक तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर हाईवे पर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब एक्सीडेंट हो गया और क्यों हो गया। एकदम सही कहा। एनालिटिक्स वो चश्मा है जो यूजर की पूरी यात्रा को साफ साफ दिखाता है। कौन सा बटन कितनी बार दबाया जा रहा है, लोग किस स्क्रीन पर आकर ऐप को बंद कर देते हैं, साइन अप फॉर्म के किस फील्ड को भरने में लोगों को सबसे ज्यादा समय लग रहा है। हाँ, ये सारा डेटा किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो अब हमारा एक बेहद फोकस्ड MVP बन गया है, जो तेजी से काम करता है और जिसमें हर जरूरी ट्रैकिंग लगी हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आता है वो पल जिसका हर फाउंडर इंतजार करता है, लॉन्च का दिन। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐप स्टोर पर ऐप का लाइव हो जाना ही फिनिश लाइन है। जो कि बिल्कुल गलत सोच है। हाँ, असल में लॉन्च फिनिश लाइन नहीं है, ये तो रेस शुरू होने की स्टार्टिंग गन है। असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि ऐप स्टोर पर लाखों ऐप्स की भीड़ है। वहां आपका ऐप किसी को कैसे मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यहीं पर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यानी ASO किसी जादुई छड़ी की तरह काम करता है। ये SEO का ही भाई है ना, लेकिन ऐप स्टोर्स के लिए? बिल्कुल, एल्गोरिदम्स बहुत ही निर्दयी होते हैं। वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप दी गई है ऐप के टाइटल के पहले 25 कैरेक्टर्स के बारे में। अच्छा, वो क्या है? ऐप स्टोर का सर्च एल्गोरिदम ऐप के नाम के शुरुआती शब्दों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर आपका मुख्य कीवर्ड वहां नहीं है तो ऐप कभी सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएगा ही नहीं। और सिर्फ कीवर्ड ही नहीं, ऐप के जो स्क्रीनशॉट्स हम देखते हैं उनका भी A/B टेस्ट करने की सलाह दी गई है। ये A/B टेस्टिंग असल में काम कैसे करती है? A/B टेस्टिंग का मतलब है अंदाजे लगाना बंद करना और डेटा को फैसला करने देना। मान लीजिए किसी ऐप के 2 अलग-अलग डिजाइन वाले स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है। सेट A में ऐप का इंटरफेस दिखाया गया है और सेट B में किसी इंसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो उस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। ओके। अब ऐप स्टोर पर आने वाले 50% लोगों को सेट A दिखाया जाता है और बाकी 50% को सेट B। कुछ दिनों बाद डेटा बताता है कि सेट B देखने वाले 40% ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। ओहो, अब ये तय हो गया कि इंसानी चेहरे वाला डिजाइन ज्यादा काम कर रहा है, तो इसे पूरे ट्रैफिक के लिए लागू कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये प्योर गणित है, कोई तुक्का नहीं। ये वाकई बहुत वैज्ञानिक तरीका है। और यार, इसी में एक और आर्ट छुपी है, सही समय पर रिव्यू मांगना। हाँ, ये बहुत ट्रिकी होता है। अगर ऐप क्रैश होने के तुरंत बाद कोई पॉपअप आए जो कहे कृपया हमें 5 स्टार दें, तो यूजर गुस्से में 1 स्टार ही देगा ना। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू हमेशा उस पल मांगना चाहिए जब यूजर ने कुछ हासिल किया हो, जैसे कोई मुश्किल लेवल पार किया हो या कोई ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा हुआ हो। वो यूजर की खुशी का पीक मोमेंट होता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। लॉन्च के बाद सिर्फ रिव्यू और डाउनलोड्स ही सब कुछ नहीं होते। जो सबसे अहम चीज किसी प्रोडक्ट को जिंदा रखती है वो है लगातार फीडबैक लूप। कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। हाँ, अगर ये लूप टूट गया तो कंपटीशन ऐप को कुचलकर आगे निकल जाएगा। इस लूप के 3 मुख्य पिलर्स बताए गए हैं। पहला है A/B टेस्ट, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है, कौन सा डिजाइन जीत रहा है। लेकिन ये नहीं बताता कि वो क्यों जीत रहा है। और उस क्यों को समझने के लिए जो दूसरा और तीसरा पिलर है, वो मुझे किसी जासूसी कहानी से कम नहीं लगा। अच्छा? हाँ, दूसरा पिलर है सेशन रिकॉर्डिंग्स। ये बिल्कुल डिटेक्टिव वर्क की तरह है। डेवलपर्स वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह देख सकते हैं कि यूजर स्क्रीन पर क्या कर रहा है, वो कहाँ अटक रहा है। हाँ, वो बार बार किसी ऐसी खाली जगह पर टैप क्यों कर रहा है जहाँ कोई बटन है ही नहीं। शायद डिजाइन उसे भ्रमित कर रहा है कि वो जगह क्लिक करने लायक है। तो ये रिकॉर्डिंग दिखाती है कि काम कैसे हो रहा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर, यूजर इंटरव्यू। जब आप सेशन रिकॉर्डिंग देखकर उस यूजर को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि हमने देखा कि आप उस पेज पर 2 मिनट तक अटके रहे,
क्या परेशानी हुई? तो यूजर जवाब देता है कि मुझे लगा था कि चेकआउट बटन ऊपर होगा, पर वो नीचे छिपा हुआ था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू बताता है क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तीनों मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं। सही कहा। सुनना, सीखना और सुधारना, लगातार इसी चक्र को दोहराते रहना ही आज की दुनिया में सर्वाइव करने का एकमात्र तरीका है। तो अगर हम इस पूरी मास्टर क्लास को समेटें तो हमें 4 बहुत ही ठोस कदम मिलते हैं। पहला, बिना कोड लिखे अपने आइडिया को वैलिडेट करना और ये पक्का करना कि समस्या असली है। दूसरा, सिर्फ ऐप के नहीं बल्कि बिजनेस के मैट्रिक्स और चर्न रेट के आधार पर सफलता और मोनेटाइजेशन तय करना। तीसरा, मॉस्को मेथड का इस्तेमाल करके एक बेहद फोकस्ड MVP बनाना, जिसे CI/CD पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित तरीके से लॉन्च किया जा सके। और चौथा, लॉन्च को अंत ना मानकर ASO और फीडबैक लूप के जरिए हर दिन प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप है जो किसी भी नए प्रोजेक्ट को उन खाइयों में गिरने से बचा सकता है जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स दफन हो जाते हैं। बिल्कुल। ये थ्योरी के बजाय सीधे एक्शन पर जोर देता है और यही चीज इसे किसी भी नए टेक बिजनेस के लिए एक अचूक हथियार बनाती है। लेकिन जाते जाते ना, ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक बहुत ही गहरा सवाल जन्म लेता है। हमने अभी तक जितनी भी बात की वो यूजर के शुरुआती डेटा, सर्वे, उनकी शिकायतों और एनालिटिक्स पर पूरी तरह निर्भर रहने की बात करती है। हाँ, गाइडबुक तो यही कहती है कि वही बनाओ जो डेटा कह रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स की तरफ इशारा है। अगर हम हेनरी फोर्ड के उस मशहूर किस्से को याद करें तो उनका कहना था कि अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए तो वे कहते कि उन्हें और तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए। अरे हाँ, लोगों को मोटर कार का अंदाजा ही नहीं था क्योंकि उन्होंने वैसी कोई चीज कभी देखी ही नहीं थी। बिल्कुल। और यही वो विचार करने वाला बिंदु है। अगर स्टीव जॉब्स पहले आईफोन के लिए सर्वे करते तो शायद लोग कहते कि उन्हें ब्लैकबेरी जैसा एक और अच्छा कीबोर्ड वाला फोन चाहिए। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या शुरुआती डेटा और यूजर सर्वे पर बहुत ज्यादा निर्भरता किसी एकदम नए, क्रांतिकारी और कैटेगरी क्रिएटिंग आइडिया को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उस शानदार दावत को सिर्फ इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मेहमानों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई डिश भी बन सकती है? जो भी लोग अपने अगले बड़े आइडिया पर काम शुरू करने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है कि कब डेटा की सुननी है और कब अपने विजन पर दांव लगाना है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों को इस नए नजरिए से जरूर कुछ नया सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।